पहला क्वेश्चन है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खगरवासला में स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खगरवासला में स्थित है। खगरवासला में एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय भी स्थित है। खगरवासला में एनडीए का क्या है? मुख्यालय भी स्थित है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिवसुंदरम से 1902 शुरू किया गया था। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है कर्नाटक के शिवसुंदरम से 1902 में शुरू किया गया था। यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कोयना जल विद्युत परियोजना भारत में सबसे बड़ा पूर्ण पन बिजली विद्युत संयंत्र है। ठीक है, कोयना जल विद्युत परियोजना भारत में सबसे बड़ा पूर्ण पन बिजली विद्युत संयंत्र है। देश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना की शुरुआत जो है 1897 में दार्जिलिंग में हुई थी। ठीक है, देश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना की शुरुआत 1897 में दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। दामोदर घाटी निगम भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था। ठीक है, दामोदर घाटी निगम भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसका स्थापना 1948 में हुआ था। तात्या टोपे को अपने मित्र के द्वारा धोखा मिला था जिस कारण से ब्रिटिश द्वारा पकड़े गए और मार दिए गए। ठीक है, तात्या टोपे को अपने मित्र के द्वारा धोखा मिला था जिसके कारण ब्रिटिश से वो पकड़े गए और मार दिए गए। तात्या टोपे को उनके विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने धोखा कर पकड़ा दिया था। ठीक है, तात्या टोपे को उनके विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़ा दिया था। 1857 के विद्रोह के नायक और उनके कार्य क्षेत्र यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे वीर कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था? जगदीशपुर आरा से था, बिहार से। वीर कुंवर सिंह का संबंध जगदीशपुर आरा से था। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नाना साहब का संबंध कानपुर से था। नाना साहब का संबंध कानपुर से था। बख्त खां का संबंध दिल्ली से था। बख्त खां का संबंध दिल्ली से था। बेगम हजरत महल का संबंध कहाँ से था? लखनऊ से था। बेगम हजरत महल का संबंध कहाँ से था? लखनऊ से था। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध कहाँ से था? झांसी से था। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध कहाँ से? झांसी से था। मौलवी अहमदुल्ला का संबंध फैजाबाद से था। मौलवी अहमदुल्ला का संबंध कहाँ से था? फैजाबाद से था। खान बहादुर खान की का जो संबंध था ये बरेली से था। खान बहादुर खान का संबंध जो था बरेली से था। नाना साहब सन 1857 की क्रांति में कानपुर से तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब 1857 की क्रांति में कानपुर से तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह कर रहे थे। तात्या टोपे का मूल नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था और इसे अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी 18 अप्रैल 1859 को। कब? 18 अप्रैल 1859 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। याद रखिएगा, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। यानी लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। 1928 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1928 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले की थी। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ जिसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन का अगर पूछेगा कि अध्यक्षता किसने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें जो है मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, ग्राम पंचायत की स्थापना नीति निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ग्राम पंचायत की स्थापना नीति निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के भाग में अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के लिए नीतिनिर्देशक तत्वों का वर्णन है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है ना ये भाग 4 में है और अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद है और विषय दिया गया है। अनुच्छेद 39 के सी का संबंध धन का समान वितरण हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 के सी का संबंध जो है धन का समान वितरण से। अनुच्छेद 40 का संबंध किया तो ग्राम पंचायत के संगठन से।
अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 40 का जो संबंध है ये ग्राम पंचायत का गठन से है। अनुच्छेद 42 का जो संबंध है प्रसूति सहायता से है। अनुच्छेद 42 का संबंध प्रसूति सहायता से है। अनुच्छेद 48 का संबंध है कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि एवं पशुपालन से है। अनुच्छेद 49 का संबंध स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 49 जो है स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण से। अनुच्छेद 50 का संबंध कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना है। ठीक है, अनुच्छेद 50 का संबंध जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम जो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम जो है 2350 से 1750 ईसा हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा का जो खोज किए थे 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। वर्तमान में यह रावी नदी के किनारे पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, आगे है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा में जाएगा? तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, मतलब भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सीमा रेखा दिया गया है और उससे संबंधित देशों का नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे रेड क्लिफ का संबंध जो है रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा हो जाएगा। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा हो जाएगा। मैकमोहन रेखा कहते भारत और चीन, मैकमोहन रेखा बोलेगा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा हो जाएगा। डूरंड रेखा कहेगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा हो जाएगा। कभी कभी ये भारत और अफगानिस्तान भी देता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। डूरंड रेखा का जो है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का सीमा रेखा हो जाएगा। 17वीं समानांतर रेखा का संबंध जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम हो जाएगा। ठीक है, 17वीं समानांतर रेखा का संबंध उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम हो जाएगा। 49वीं समानांतर रेखा का संबंध अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा हो जाएगा। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में हो जाएगा। हिंडेनबर्ग रेखा जो है पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा हो जाएगा। हिंडेनबर्ग रेखा जो है पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा रेखा हो जाएगा। मैगिनॉट रेखा कहेगा ना, मैगिनॉट रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा हो जाएगा। मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा है। ओडरनीसे रेखा जो है पोलैंड और जर्मनी के बीच में है, ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं अभी। ओडरनीसे रेखा जो है ओडरनीसे रेखा ये पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा रेखा हो जाएगा। विकल्प में दी गई घटनाओं का सही तिथि क्रम यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि बांग्लादेश कब बना था? तो 1971 में बना था। बांग्लादेश कब बना? 1971 में। पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ 1974 में हुआ था। यानी पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था पोखरण में हुआ था और ये 1974 में हुआ था। सिक्किम भारत का 22वां जो राज्य बना था कब बना था? 1975 में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में। PSLV 3 लॉन्च हुआ था 2001 में। PSLV 3 लॉन्च हुआ था 2001 में और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आगे है कि पश्चिम पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार के अन्याय के विरुद्ध 1971 में भारत के सहयोग से एक युद्ध के बाद बांग्लादेश का उद्भव हुआ। यानी बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1971 में, याद रखिएगा। बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका है और वहाँ की मुद्रा का नाम टाका है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है और वहाँ की मुद्रा का नाम हो जाएगा टाका। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस जो है 26 मार्च को मनाता है। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस जो है 26 मार्च को मनाता है। पोखरण द्वितीय यानी पोखरण सेकेंड परीक्षण जो है 11 और 13 मई 1998 हुआ था। यानी राजस्थान के पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण जो है ये 11 से 13 मई के बीच 1998 में किया गया था और पहला परमाणु परीक्षण जो है पोखरण में हुआ था और उसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है स्माइलिंग बुद्धा। क्या दिया है? स्माइलिंग बुद्धा। भारत राज्यों का एक संघ है और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा ये कि भारत जो है राज्यों का संघ है और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख पुनर्गठन अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है।
यानी जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख पुनर्गठन अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। याद रखिएगा कि किन किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया देशों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी जो है 111.32 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर जो दूरी होता है ये 111.32 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर या फिर विषुवत रेखा पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ये 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है। भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 13 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 13 देशों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा जो है कुल 13 देशों से होकर गुजरती है ना। एशिया महादेश से होकर कौन कौन से उसमें देश आते हैं जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है, तो मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरबाती है, साओ टोम है और पीसी है। ठीक है, एशिया महादेश के कौन कौन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो याद रखिएगा मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती। मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, साओ टोम और प्रिंसिप हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के आखिर कौन कौन से देश हैं, तो इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राज़ील है। यानी इन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन कौन देश है दक्षिण अमेरिका के वो देश, तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश है जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है, तो युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैबन, कांगो और कांगो गणराज्य। ठीक है, अफ्रीका महादेश के वो देश कौन कौन से हैं, तो युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, गैबन है, कांगो है और कांगो गणराज्य है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है कांगो नदी है, ये अफ्रीका में बहती है। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत भ्रमण किया था। याद रखिएगा कि चीनी यात्री जो हेनसांग था किसके समय में भारत भ्रमण किया था, तो हर्षवर्धन के समय में किया था। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग जो है 629 ईस्वी पूर्व भारत यात्रा पर आया था और वे लगभग जो है 15 वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग जो था हर्षवर्धन के समय में आया था और ये 629 ईस्वी पूर्व में भारत यात्रा पर आया था और ये लगभग 15 वर्षों तक भारत में ये रहा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त किया इसने। ठीक है, शिक्षक के रूप में किया था। ठीक है, कह कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त किया। ठीक है, इसका यात्रा वृत्तांत जो है सीयूकी में वर्णित है। या फिर ऐसे पूछता है कि सीयूकी की रचना किसने किया था, तो हेनसांग ने किया था। सीयूकी की रचना किसने किया था, हेनसांग ने किया था। बिंदुसार के दरबार में डायोनीसियस आया था। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, तो डायोनीसियस आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है जितना भी हम इसको बता रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो था ये मेगास्थनीज आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था, फाहियान। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था, तो फाहियान आया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। ठीक है, या फिर याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। ये कब, 1979 ईस्वी में। ठीक है, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया कब, 1979 में। इन्होंने 1950 में सर्वोदय योजना भी प्रारंभ की थी। तो याद रखिएगा 1950 में सर्वोदय योजना किसने प्रारंभ की थी, तो जयप्रकाश नारायण ने। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने 1970 के दशक में इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए आंदोलन चलाया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है बिहार के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था ये बिहार के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ठीक है, आगे कि इन्हें लोकनायक के रूप में जाना जाता है। लोकनायक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। वर्ष 1999 में मरणोपरांत भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न कब मिला था, तो 1999 में मिला था। ऐसे याद रखिएगा इस क्वेश्चन को।
आगे है एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक है, या फिर पूछेगा कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की अन्य रचना कौन कौन सी हैं, इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड के लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द मिलेनियम के लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया माई ड्रीम, इंडिया माई ड्रीम के लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ठीक है, यानी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन सब चीज़ों की मतलब लिखे थे इन सब चीज़ों को। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को किसने लिखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरी कहानी के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के अरुंधति राय ये पुस्तक के लेखक हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, अरुंधति राय। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, तो सतलुज नदी पे है, याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे, सतलुज नदी पे है। यह भारत का पहला बांध परियोजना है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे, सतलुज नदी पे, और यह भारत का पहला बांध परियोजना है। नदी दिया गया है और एक तरफ दिया गया है बांध और परियोजना, याद रखिएगा। जैसे रावी नदी पर रंजीत सागर बांध किस नदी पे है, तो रावी नदी पे। रंजीत सागर बांध किस नदी पे है, रावी नदी पे। दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी पर। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पे, चिनाव नदी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखिएगा अच्छे से। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे है, चिनाव नदी पर है। सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाव नदी पर है। फरक्का परियोजना कहते हैं गंगा नदी पे है। फरक्का परियोजना किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना किस नदी पे, बेतवा नदी पर। उकाई परियोजना किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। काकरा पाड़ा परियोजना किस नदी पर है, तो ये ताप्ती नदी पर, और ये गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। काकरा पाड़ा परियोजना किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है, और ये गुजरात में है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, महानदी पर, और ये उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, महानदी पर है, और ये कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास के बारे में वर्णन है। ठीक है, मतलब कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हन है, और इसमें किसका इतिहास है, तो कश्मीर का इतिहास के बारे में वर्णन दिया गया है। कल्हन ने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था। ठीक है, कल्हन ने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था। चंद्रगुप्त के शासन में के बारे में कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त या चाणक्य द्वारा लिखा गया पुस्तक जो था अर्थशास्त्र है। याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा जाता है, कौटिल्य लिखना है। कौटिल्य को और चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य हैं। इनको चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, जिससे मौर्य युगीन ज्ञान मिलती है। ठीक है, इस पुस्तक से क्या मिलता है, तो मौर्य युगीन ज्ञान मिलता है। ठीक, आगे है कि राजा राममोहन राय द्वारा ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी। ठीक है, राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, राजा राममोहन राय जो थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, प्रमुख सभा और समाज, और एक तरफ समाज और संस्थापक दिया गया है। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राममोहन राय किए थे। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय किए थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राममोहन राय किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राममोहन राय किए थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद। यानी याद रखिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद। वेद समाज के संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन थे। वेद समाज के संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन थे। आगे है मैगिनोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। ठीक है, मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच में, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। यूएसए और कनाडा के मध्य में 49वीं समानांतर रेखा है।
यूएसए और कनाडा के मध्य में 49वीं समानांतर रेखा है। प्रमुख देश और उनके मध्य सीमा रेखा यहाँ पे दिया गया है, याद रखिएगा। एक तरफ देश है और एक तरफ मध्य रेखा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है और इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है या फिर 24वीं समानांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा या फिर 24वीं समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा को हिंडबर्ग रेखा या फिर ओडर-नीसे रेखा के नाम से जाना जाता है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को हिंडनबर्ग रेखा या फिर ओडर-नीसे रेखा के नाम से जाना जाता है। रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा को मैनरहीम रेखा कहा जाता है। रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा को मैनरहीम रेखा कहा जाता है, ठीक है। रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा को मैनरहीम रेखा के नाम से जाना जाता है। फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा को मैगिनॉट रेखा या फिर सीजफ्राइड रेखा के नाम से जाना जाता है। फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा को मैगिनॉट रेखा या फिर सीजफ्राइड रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा रेखा को 17वीं समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा को 17वीं समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया की सीमा रेखा को 38वीं समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सतलुज नदी का उद्गम चीन में तिब्बत में स्थित है, याद रखिएगा। सतलुज नदी का उद्गम जो है चीन तिब्बत में स्थित है, ठीक है। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से राकोस्ताल झील से निकलती है, ये याद रखिएगा क्वेश्चन। सतलुज नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकोस्ताल झील से निकलती है, ठीक। सतलुज नदी चिनाब नदी से मिलती है। सतलुज नदी चिनाब नदी से मिलती है। दोनों नदियाँ मिलकर पंचनद का निर्माण करती हैं। सतलुज नदी चिनाब नदी से मिलती है और ये दोनों नदियाँ मिलकर पंचनद का निर्माण करती हैं। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना बांध है। याद रखिएगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना बांध किस नदी पे है, तो सतलुज नदी पे है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में आती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सानोख्या बाब हिमनद से होती है। याद रखिएगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सानोख्या बाब हिमनद से होती है, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से, यमुना का उद्गम यमुनोत्री से तथा गंडक का उद्गम जो होता है नेपाल से होता है। याद रखिएगा कि गंगा नदी का उद्गम जो होता है गंगोत्री से होता है, यमुना का उद्गम यमुनोत्री से होता है और गंडक का उद्गम जो है नेपाल से होता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। अब भारत से संबंधित राष्ट्रीय तथ्य यहाँ पे दिया गया है, जैसे भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो कमल है और इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा नीलम्बियन न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय फूल के अगर नाम क्या है तो कमल और इसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बियन न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालोसिस हो जाएगा, ठीक है। बरगद का वैज्ञानिक नाम जो है फाइकस बेंगालोसिस हो जाएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय विरासत पशु का नाम हो जाएगा हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा हो जाएगा, हाथी और इसका वैज्ञानिक नाम एल्फेस मैक्सिमस। हाथी का वैज्ञानिक नाम एल्फेस मैक्सिमस। राष्ट्रीय खेल आपको पता है हॉकी है, राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान गणतंत्र है, ठीक है। दुनिया का नवीनतम देश जो है दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान बना, 2011 में अलग स्वतंत्र गणतंत्र बना। याद रखिएगा कि सूडान से अलग होने के बाद दक्षिणी सूडान कब बना, तो 2011 में, ठीक है। और इसकी राजधानी जूबा है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा, दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा। और सिर्फ सूडान का राजधानी कहेगा तो खार्तूम। सूडान का राजधानी खार्तूम और दक्षिणी सूडान का राजधानी जूबा। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। मिस्र देश को पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करती है। याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, नील नदी है।